बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे और वीकेंड आपका जबरदस्त गुजरा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ओवर द वीकेंड जो सबसे ज्यादा अफसोसनाक वाकया पेश आया ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में ये वाकया पेश आया है और उसके साहिल पर बॉन्डी साहिल जो है उस पर फायरिंग का ये वाकया, जिसमें हलाकतों की तादाद अब 16 बताई जा रही है, जिसमें एक हमलावर भी शामिल है। बच्ची और 2 पुलिस एहलकारों समेत 40 अफराद जख्मी हुए हैं और पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक हमलावर मारा गया है और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ है। फायरिंग करने वाले की गाड़ी से धमाका खेज मवाद भी मिला है। तो आपने देखा है ये सारी सूरत हाल कैसे। अब जो शनाख्त जाहिर की जा रही है वो भी मुस्लिम जो हमलावर बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये देखिए कि बचाने वाला भी मुसलमान ही वहां पर था और कुछ कयास आराइयां की जा रही थी और जो इसराइली अखबार हैं उसमें ये दावा किया जा रहा था कि ये जो हमलावर था वो पाकिस्तानी था, जिसे बाद में तरदीद कर दिया गया है और बताया गया है कि हमलावर अफगानी था। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म बेसिकली इंडियन मीडिया और अफगान मीडिया का प्रोपेगेंडा था जो वो बड़े अरसे से करते चले आ रहे हैं और इस चीज़ की फिर बाद में तरदीद भी कर दी गई। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि हमलावर 2 ही थे, किसी तीसरे मुलजिम की तलाश जारी नहीं है। और सिडनी में ये जो फायरिंग करते हमलावर को दबोचने वाला जो बहादुर हीरो था जो हम जिक्र कर रहे हैं अभी, वो मुसलमान निकला है। उनका नाम अहमद उल अहमद है और उन्होंने हमलावर को दबोच कर बंदूक उससे छीन ली। अहमद उल अहमद नामी शहरी को हमलावर को रोकते हुए 2 गोलियां भी लगी और ऑस्ट्रेलियाई हमले में मुतादिद जाने बचाने वाले बहादुर मुसलमान की दुनिया अब मुअतरफ है। बिल्कुल, और इस वक्त वो ज़ेरे इलाज हैं। सदर ट्रंप भी सिडनी हमला रोकने वाले नौजवान की तारीफ किए बगैर रह नहीं सके और पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत की है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये कहना है कि मुश्किल की घड़ी में ऑस्ट्रेलियाई अवाम के साथ खड़े हैं और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत के काबिल मुआफ़ी जुर्म है। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जैसा मुल्क जहाँ पर मुनाफरत के कमी वाक़यात देखने को मिलते थे और लोग मिलजुल कर ज़्यादा रहते थे, अब वहाँ पर ऐसा नाखुशगवार दिल खराश वाक़या पेश आ जाना ये ऑस्ट्रेलियाई अवाम के लिए भी शौक है और दुनिया में भी जो अक़वाम आलम है उनके लिए एक शौक है। हमारी थॉट्स गो आउट टू इनके मुतासरीन, इस वाक़े के मुतासरीन। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं जी। कुछ ज़रा मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसका जिक्र कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सियासी कमेटी की असर नौ तश्कील जो दी है और उसका नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया है, जिसमें साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम शामिल नहीं है। PTI के बानी चेयरमैन की जानिब से सलमान अकरम राजा को नई जो सियासी कमेटी है वो तश्कील देने की हिदायत की गई थी, जिसके बाद फिर कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन सलमान अकरम राजा और फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से जारी किया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी में 23 अहम रहनुमाओं को शामिल किया गया है। इससे कबल ये 40 मेंबर्स की कमेटी थी, अब इसको 23 मेंबर्स तक महदूद किया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं जी सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा भी कमेटी में शामिल नहीं है। PTI की सियासी कमेटी में साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शामिल नहीं है। ताहम नोटिफिकेशन में कहा गया है कि मजीद रहनुमाओं की शमूलियत या इखराज ज़रूरत के तहत कर लिया जाएगा। उधर तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ को वफादार साथियों की ज़रूरत नहीं। और कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए सोहेल आफरीदी ने यह कहा है कि बानी PTI और उनकी बहनों को जाली मुकदमात में फंसाया हुआ है। KP की तरफ उंगली उठाने वाले पहले अपनी करप्शन देखें और NFC में खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी जानिब सीनियर सियासतदान महमूद मौलवी का ये कहना है कि फैज़ से फैज़याब होने वालों पर भी आसमान टूटेगा। PTI ने फैज़ जमी से भरपूर फ़ायदा उठाया। अभी जो है सिर्फ फैज़ साहब के ऊपर जो है फैसला है, उन लोगों पे भी अब जो है आसमान टूटेगा जो मैं फिर कहूँगा कि फैज़ से फैज़याब हुए हैं। इस फैज़याबी में PTI का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी मंजर आम पर आए। वो कहते हैं कि PTI की जेल के बाहर मौजूद क़यादत नाअहल है, हमें सबसे बात करना होगी। हमें सबसे बात करनी पड़ेगी, हमें अपना थोड़ा सा रवैया चेंज करना पड़ेगा। प्रॉब्लम यह है कि PTI की इस वक्त जो क़यादत है जो जेल से बाहर है वो क़यादत नाअहल क़यादत है, ना ही वो सियासी हैं ना उनको सियासत आती है और PTI वैसे भी किसी आम सियासी हालात से नहीं गुजर रही, इस वक्त एक बड़े डिफिकल्ट सियासी हालात से गुजर रही है। PTI का वर्कर रुल गया है।
उधर सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना है कि मामला फैज हमीद, जनरल बाजवा और बानी पीटीआई की मर्जी से ही चल रहे थे और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर आर्मी चीफ की मर्जी के बगैर झूठा मुकदमा बनाए और अगले दिन उसका कोर्ट मार्शल ना हो। और इसी हवाले से बात करने के लिए शौकत यूसुफजई, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ, हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? मेहरबानी सर, थैंक यू। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि फैज हमीद के बाद जो कयास आराइयाँ की जा रही हैं कि जनरल बाजवा के हवाले से भी कोई जो है कार्रवाई सामने आ सकती है। आप सार आलम साहब तो कह चुके हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन राना सनाउल्लाह बार बार मेंशन कर रहे हैं बाजवा साहब का नाम। आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो फौज का अंदरूनी मामला है। हमेशा एक ऐसा इदारा है जो बहुत ही हसास इदारा है। मेरे ख्याल से उसके बारे में हमें बात करने की जरूरत ही नहीं है कि किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। वो अपने वो इदारा जाने और उनका काम जाने। और वो जो खुद एहतसाबी का नारा लगा रहे हैं और खुद एहतसाबी की बात कर रहे हैं, तो फिर तो A to Z सबको जो 85 से शुरू क्यों नहीं किया जाए। जहां जहां से जमहूरियत डिरेल होती रही है और लोग उसमें सियासत करते रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर करना है तो फिर सबका करें, जो मुर्दा है जो जिंदा है सबका करें, ताकि पता चले। और अच्छी बात है, मैं तो उसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन उसको पीटीआई से लिंक करना और उसके जी अब क्योंकि उनका हो रहा है तो इनका भी होगा, ये बड़ी अजीब सी बात है। कल मैं बड़ा सुन रहा था, वो मौलवी महमूद है, क्या है वो, महमूद मौलवी, इस तरह ये जो लोग हैं ये घिसे पिटे लोग हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ आ जाते हैं और आके बस शुरू हो जाते हैं अपनी आई डोंट नो कि कौन इनको लॉन्च करता है, कौन क्या करता है। ये इस तरह के लोगों ने सियासत तबाह कर दी है ना। अच्छा, देखिए, आपने खुद एहतसाबी का जिक्र किया, खुद एहतसाबी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की। सियासी कमेटी का मैं जिक्र कर रही हूँ, असर नौ तश्कील दी गई है, 40 से 23 मेंबर्स। अभी वैसे कहा यही जा रहा है कि किसी का इंदराज या अखराज जो है वो बानी की मुशावरत से होगा अभी भी कमेटी में। क्या हिकमत अमली अपनाने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मज़ाहमत होगी और फिर खूब होगी, या फिर मुज़ाकरात की या कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयारी भी है? देखिए, एक होती है कोई मुश्किल तो होना चाहिए इस पार्टी के अंदर। मैं तो खुद भी बड़ा हैरान हुआ कि एकदम कमेटी टूट गई, फिर कमेटी बन भी गई और क्राइटेरिया क्या है कुछ पता नहीं चल रहा है ना। इसमें देखिए, शाह फरमान को आउट कर दिया है, अलीमीन गंडापुर को आउट कर दिया है, आतिफ खान नहीं है, गुलजार साहिबा को कर दिया, आरिफ अलवी साहब को, गुलजार साहिबा नहीं है, और अली मोहम्मद नहीं है। मेरा तो खैर छोड़े, मुझे तो पहले निकाल दिया था वो, हमें ये पूछने वाली थी, जहांगीर तरीब साहब ने निकाल दिया था। फिर जब इमरान खान जेल जाने से 2 दिन पहले उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हम आपको वापस ले रहे हैं। मैंने कहा बहुत शुक्रिया। तो फिर उसके बाद वो भी जेल चले गए। तो मेरा खाता तो लंबा है ना, मैं गिला करता हूँ ना, लेकिन बहरहाल जो लोग थे उनको निकाला है तो उसमें कोई वजूहत बताए थे ना कि इतने सीनियर लोगों को आपने निकाल दिया जिन्होंने पार्टी बनाने में बड़ा अहम रोल अदा किया। फिर इन सबसे सीनियर तो मैं खुद हूँ क्योंकि 96 से हूँ। लेकिन बहरहाल मैं अपनी बात बिल्कुल नहीं करूंगा, ना मेरे जगह बनती है, ना मैं इस काबिल हूँ। लेकिन बहरहाल जो लोग इस काबिल हैं, देखिए इस वक्त पार्टी बहुत सख्त मुश्किलात के में घिरी हुई है, बहुत शदीद बहरान है से 2-4 है, मुल्क भी और पार्टी भी। हमें ऐसा रवैया अपनाना चाहिए जिससे रास्ता निकल सके। और अगर हम रास्ता नहीं बनाएंगे तो मुल्क तो ऑलरेडी बंद गली में खड़ा हो गया है। यानी हम इतने शदीद माली बहरान का शिकार हैं ना कि हुकूमत बेशक दावे करे, लेकिन इस वक्त हालात इतने खराब हैं कि अगर IMF का एक कर्जा भी हमें ना देना, एक किस्त, तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता। इतने बुरे हालात हो गए। आपके 14.2 बिलियन डॉलर्स का आपका पूरा रिजर्व है, उसमें 9.2 बिलियन डॉलर जो है वो दोस्त ममालिक के हैं। आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपने इतने बड़े बड़े कर्जे ले लिए, करप्शन इतनी ज्यादा हो गई है कि अब हद से ज्यादा कि IMF को कहना पड़ा है कि जी 5,300 अरब का की लूट मार हुई है। तो अब ये वो तो उन्होंने उसकी निशानदेही कर ली, लेकिन हमारे अपने क्यों निशानदेही नहीं कर रहे हैं जी? हमारे इदारे क्या कर रहे हैं? बिल्कुल, इसलिए शौकत साहब ये भी जानना चाहेंगे, PTI के रहनुमा मुस्ताफी होने लगे हैं और सीनियर वकील काजी अनवर पार्टी से मुस्ताफी हो गए हैं, तो आप क्या देखते हैं, ये अदम एतमाद है मौजूदा क़यादत पर जिसकी वजह से वो मुस्ताफी होने लगे हैं, या उनकी पॉलिसी जो मज़ाहमत की पॉलिसी है उससे इक्तफा नहीं किया जा रहा, पार्टी के अंदर भी इख्तिलाफात मौजूद हैं? देखिए, काजी अनवर साहब बड़े सीनियर हैं, मेरे ख्याल से उनको तो वैसे ही रिटायर हो जाना चाहिए था पहले ही। बहुत ही सीनियर है, वो नहीं कर सकते बेचारे। मतलब इस उसमें नहीं, मैं तो खुद हैरान था कि देखिए हमें अभी
फैसले करने पड़ेंगे, थोड़े से तल्ख होंगे, लेकिन हकीकत पर मबनी फैसले करने पड़ेंगे, तभी पार्टी उठेगी। इस तरह देखें ना। शौकत साहब, सॉरी टू कट यू, लेकिन ये जो फैसले अभी किए जा रहे हैं, आपने कहा कि मौजूदा सूरत हाल बहरान की है, मुल्क में भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी, तो ऐसी सूरत हाल में यानी बहरानी कैफियत में इस तरह के बड़े बड़े फैसले किए जाना, और उसमें भी अभी किसी को कुछ वाजे नहीं है, जैसे आपको भी कुछ वाजे नहीं है कि क्राइटेरिया क्या है, इतने सीनियर लोगों को क्यों सियासी कमेटी से निकाल दिया गया है, तो इस तरह के फैसले करना क्या दुरुस्त है इस वक्त में खास तौर पर? देखिए, जरूरी ये भी नहीं है कि आप सबको कमेटी में ले लें, लेकिन मुशावरत में तो रखें ना। हमें आज तक मुझे तो नहीं पता है किसी ने फोन करके मुझसे पूछा हो कि जी क्या करें। हालांकि मैं इमरान खान का एडवाइजर रहा हूँ, सियासी मुशीर रहा हूँ, वाहिद सूबे का बंदा हूँ जो इमरान खान का 4 साल एडवाइजर रहा हूँ, लेकिन मुझसे कभी किसी ने फोन पे बात ही नहीं की कि जी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं आगे क्या करें क्या ना करें। ठीक है, ना करें, उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन पार्टी मुश्किल में है और हमें ऐसे फैसले करने होंगे जो हमारी ख्वाहिशात के बरक्स हों, लेकिन ये पार्टी के लिए मुफाद में होने चाहिए। तो शौकी साहब, पार्टी के मुफाद और बानी के मुफाद में बात बताइए कि जो लोग इस वक्त क़यादत कर रहे हैं, जो कुछ वो सामने लेकर आ रहे हैं, मज़ाहमत कर रहे हैं, हमने देखा जलसे में भी जो बातें हुई, आपको लगता है कि दुरुस्त समत है, इससे किसी को फायदा पहुंच सकता है? क्योंकि इस वक्त तो नविश्ता दीवार है कि आगे क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है ना कि देखिए हमारी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो बड़े तहम्मुल से बात करते हैं, तहम्मुल से, और बड़े सुलझी हुई बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि या तो वो अपनी पार्टी पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी बात सुनी नहीं जा रही है, क्योंकि वहां से कुछ और स्टेटमेंट आता है, यहाँ हमारे लीडर्स जो है वो दूसरे कुछ और तरीके से अपना रहे हैं चीजों को। तो हमें तो बिल्कुल, यानी वर्कर तो कंफ्यूज है, हमें कंफ्यूज किया जा रहा है ना कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम मज़ाहमती सियासत कर रहे हैं या ऐसी सियासत कर रहे हैं जिसमें कोई रास्ता निकल सके। तो मेरा ये ख्याल है कि बैरिस्टर गौहर साहब और सलमान अकरम राजा साहब बड़े सुलझे हुए बंदे हैं। हुकूमत को भी चाहिए था, अगर वो मसाइल को हल करना चाहती ना तो उनसे राब्ता करती, उनसे कोई हल निकल आता, लेकिन बदकिस्मती है कि हुकूमत खुद भी नहीं चाहती। हालांकि मुश्किल में है, मुल्क नहीं चला सकी PMLN की गवर्नमेंट जो है, वो काफी मायूस किया है उन्होंने। एस्टेब्लिशमेंट ही शायद अब मायूस हुई होगी, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की अपनी मजबूरियां हैं। तो आई थिंक मुल्क को आगे ले जाने के लिए हम सबको मिल बैठकर इस मसले का हल निकालना यही होगा। बात है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जब मुज़ाकरात की दावत दी जाती है तो वो फिर कहीं ना कहीं उसको मशरूत कर देते हैं। तो यही तो वजह है कि जिस तरह से अयाज सादिक साहब ने कहा कि अगर मैंने 4 कदम बढ़ाए थे तो फिर इस तरह की हरकतों के बाद फिर मैं 40 कदम पीछे हट गया हूँ। कोई भी गारंटी लेने को तैयार नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और जिस तरह से इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो दुरुस्त कह रहे हैं कि जो बाहर बैठी क़यादत है वो अहल ही नहीं है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो स्पीकर अयाज सादिक है ना, वो भी गेम खेल रहे हैं। अच्छा, जब आपकी जो आपका अगर मकसद आपका ये हो कि हम मसले का हल निकालना है, तो फिर उसके लिए फिर ऐसा नहीं होता है कि जी मेरी बात इस तरह होती है, इस तरह, ये गिले शिकवे, ये तो ये जो वो कह रहा है ना कि मैं भी ना ही समझो, ये ना वाली बातें हैं। अगर आपने मुल्क को चलाना है, ये कोई मजाक नहीं है, आपने मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, दिवालिया हो रहा है मुल्क का, और आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान को हमने जेल में डाल के बड़ा तीर मारा है। इमरान खान को आपने अभी तक जिस तोशाखाना केस में अंदर किया हुआ है और 190 मिलियन पाउंड्स में किया है, तो वो तो पैसे भी पड़े हुए हैं, वो पैसे कहीं गए नहीं है। दूसरी ये कि एक घड़ी इतनी कीमती है कि वो 5,300 अरब से भी ज्यादा है। यानी ये पैसा किसने खाया है, इसका भी तो हिसाब होना चाहिए ना। लेकिन ये तो इंतकामी कार्रवाइयां हैं जो हो रही हैं। देखिए, हमें पार्टी को इस वक्त बड़े तहम्मुल से, बड़े उससे, इस क्राइसिस से निकालना पड़ेगा। जज्बाती होकर मैं नहीं समझता कि, क्योंकि देखिए हमारा मुकाबला इस वक्त नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ इस तरह नहीं है, ना जरदारी के साथ है। इस वक्त हमारा डायरेक्टली मुकाबला इस वक्त जो है ना, वो जब भी हम कोई पुरअमन तहरीक का आगाज करते हैं तो फोर्सेस को आगे खड़े कर देते हैं। यानी पंजाब पुलिस आ जाती है, इस्लामाबाद पुलिस आ जाती है, फौज को आगे खड़ा कर दिया जाता है। तो देखिए, हमें तो अपनी फौज के साथ नहीं लड़ना, ना हमें अपनी पुलिस के साथ लड़ना है। हमें अपनी सियासी बात करना है, सियासी उस तरीके से रास्ता निकालना है। अब इस चीजों को समझना पड़ेगा, लेकिन आई डोंट नो कैसे इसको समझाएं, क्योंकि मैं तो ना पार्टी के किसी ओहदे में हूँ, ना लेना चाहता हूँ ओहदा। लेकिन कम से कम जो लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, उनको चाहिए कि क्लियर कट मैसेज दे ऊपर से नीचे तक कि हमने करना क्या है।
इतनी कंफ्यूजन ना फैलाएं। हमने सियासत करनी है, हम सबको सियासत आती है, लेकिन आई डोंट नो कि क्यों इस तरह। अब देखें ना, हम कौन सा अगर हम सपोज हम वो कर लें कि हम जबरदस्ती इमरान खान को निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे? बिल्कुल ऐसा ही। जबरदस्ती तो नहीं हो सकता है, लेकिन पुरअमन तहरीक हो सकती है। पुरअमन तहरीक के लिए अपने वो है, उसके लिए फिर भड़के मारने की जरूरत नहीं होती है। पुरअमन तहरीक के लिए आपने अपने एक लायामल देना होता है। शौकत साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुरअमन तहरीक होनी चाहिए, क्योंकि मज़ाहमत से किसी का भी फायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। शौकत यूसुफ सईद साहब गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में और आपको बताते हैं कि दुनिया भर में सुपर फ्लू का फैलाव अस्पतालों पर अब दबाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक फ्लू की नई झेली किस्म जो है नई किस्म H3N2 के झेली ग्रुप जो है वो क्लॉड के बायस बरतानिया समेत कई यूरोपीय ममालिक में इन्फ्लुएंजा के केसेस में अब तेजी से इजाफा हो रहा है और नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन उसका फैलाव मामूल से पहले शुरू हो गया, ये बताया जा रहा है। और सुपर फ्लू से बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज्यादा है। फ्लू की नई किस्म कितनी खतरनाक है, इसकी अलामात क्या है, एहतियाती तदाबीर क्या है और पाकिस्तान में इसकी क्या सूरत हाल है, इस पर हम में ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर इरफान मलिक साहब, प्रोफेसर ऑफ पल्मोनोलॉजी हैं। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप? आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, अनम्यूट कर दें काइंडली डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? अनम्यूट कर दीजिएगा काइंडली। जी डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ये जो सुपर फ्लू है, बाकी दुनिया में तो यही बताया जा रहा है कि ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका फैलाव काफी ज्यादा जल्दी शुरू हो गया है। तो क्या लगता है आपको, ये कितनी खतरनाक किस्म है फ्लू की और पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है? जी बिस्मिल्लाह, थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा हम लोग ना ज्यादा जल्दी हाइप में आ जाते हैं। जब भी हम देखिए कोविड को, क्योंकि आई रिमेन द फोकल पर्सन ऑफ कोविड-19, तो उससे मैं कंपैरिजन हमेशा चीजों का करता हूँ। तो कोविड में और बाकी चीजों में जो हमें प्रॉब्लम फील होता था वो हमें फियर ऑफ अननोन था कि हमें पता नहीं है कि ये वायरस है, इसका स्प्रेड कैसे है, इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। लेकिन जब हम फ्लू की बात करते हैं तो उसके बारे में बड़ा क्लियर है कि ये इन्फ्लुएंजा की सब टाइप है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास उसका ओरिजिन का पता है और इन्फ्लुएंजा जो है वो अब से नहीं काफी अरसे से परसिस्ट करता है। हाँ, ये बात आई फुली एग्री कि ये थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया और हमारे यहाँ भी ये स्टार्ट हो गया है, बट इसमें प्रिवेंशन जो है और अलहमदुलिल्लाह ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है। तो अगर हम एहतियात रखें और प्रिवेंटिव मेजर रखेंगे तो इंशाल्लाह चीजें अंडर कंट्रोल रहेंगी। अच्छा, तो प्रोफेसर साहब ये बताइएगा कि आपने कहा कि हाई पकड़ लेते हैं, आपको लगता है कि ये वाकई इस कदर शदीद बीमारी है या फिर ये एक डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पर मौजूद जो स्मॉग है उससे? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है जी। आई फुली एंडोर्स योर स्टेटमेंट। देखिए, दो चीजें हो गई हैं। एक तो स्मॉग है, ठीक है, रिलेटिवली कम है, लेकिन ड्राई वेदर जो है, ये दोनों लीथल कॉम्बिनेशन है। इन चीजों से होता क्या है कि स्मॉग से हमारे अपर एयरवे इरिटेट होते हैं। ड्राई कोल्ड वेदर, जब सूरज नहीं निकलता तो जो वायरस है उसका लाइफ टाइम सर्वाइवल का और परसिस्ट करने का बढ़ जाता है, तो डिजीजेस जो है वो ऑन राइज आ जाती हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट डजंट मीन कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। पूरी दुनिया में थोड़ा सर्च इतना आया है कि इसने हमें अलर्ट कर दिया है, लेकिन इंशाल्लाह अगर हम अपने प्रिवेंटिव मेजर और ट्रीटमेंट को कंट्रोल रखेंगे और अवेयरनेस देते रहेंगे तो अल्लाह ने करम रखा तो इंशाल्लाह ताला ये अंडर कंट्रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अभी तक पाकिस्तान में कितने केसेस इसके डायग्नोज हुए हैं और ये कि इसके सिम्टम्स क्या है, क्या कुछ डिफरेंट है? जैसे इन्फ्लुएंजा के सिम्टम्स होते हैं, कैसे किसी को पता चलेगा कि वो सुपर फ्लू का शिकार हो चुका है और उसे अपनी वैक्सीनेशन करानी है, या फिर जो फ्लू शॉट्स है उससे इसमें कितना फाका होता है, वैक्सीनेशन उससे कुछ मुख्तलिफ है क्या? ये जरा तफसील शेयर कीजिए। अच्छा, इस तरह है कि अभी क्योंकि जो NIH हमारा मेन अदारा है उसने जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक अभी भी H1N1 ज्यादा बर्डन उठा रहा है, लेकिन मैं ये समझता हूँ इसकी वजह एक ये भी हो सकती है कि हमारे पास क्योंकि टेस्टिंग फैसिलिटी यूजुअली वायरल इलनेस की अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास सही नंबर इसके नहीं आ पाएंगे। दूसरा, जहां तक आपने बात की कि इसकी अलामत, तो इसकी अलामत आम जो फ्लू से बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। इसमें छींके आना, गले में खारिश होना, बुखार का होना और किसी हद तक जिस्म में दर्द का होना, यही उसकी अलामत होती है। अगर हम अपनी प्रैक्टिस की बात करें या जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो बिल्कुल इंक्रीज है और ये 20 से 30% तक मैं समझता हूँ इंक्रीज इन डिजीजेस का हो गया है।
और आपने पूछा वैक्सीनेशन का, तो अभी तक हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन ओवरऑल इसको कवर कर लेगी, ठीक है, इसको सीवियर होने से रोकेगी। अभी तक तो हमारी एस्टिमेशन जो है, जो असेसमेंट जो है वो यही है। लेट्स सी के आने वाला जो वक्त है वो इस बात को कितना एंडोर्स करता है। राइट, तो डॉक्टर साहब बस एक आखिरी सवाल ये कि एक सीजन में जब किसी को एक बार फ्लू हो जाए तो क्या उसको दोबारा भी सुपर फ्लू हो सकता है? Another very important question जी, फ्लू को याद रखें, इसके 1000 वेरिएंट हैं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं। जो हमारी वैक्सीनेशन होती है उसको टेट्रा वेरिएंट करते हैं। वो 4 मेन वेरिएंट जिन्होंने अब तक इस दुनिया में एपिडेमिक फैलाई है उसको वो कवर करते हैं, लेकिन वो मेजर वेरिएंट हैं। रेस्ट ऑफ द वेरिएंट यूजुअली इतना इशू काज नहीं करते। और ये हो सकता है, वायरस में 2 प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, एक होता है शिफ्ट, एक होता है ड्रिफ्ट। शिफ्ट का मतलब है वो थोड़ा बहुत चेंज होगा, ड्रिफ्ट का मतलब है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब उसमें ड्रिफ्ट आता है तो फिर वो ये प्रॉब्लम कर सकता है जो अब कर रहा है। लेकिन अगेन रिमेंबर, क्योंकि हमें इनके वायरस के बिहेवियर का पता है, तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि हम इसकी प्रिवेंटिव और इसकी ट्रीटमेंट मोडेलिटी में कोई नई चेंज ले आएंगे अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ द वायरस, इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुपर फ्लू की हम बात कर रहे थे। नाउ वी आर स्विचिंग टू अ ब्रेक। यू स्विच टू वर्ल्ड्स नंबर 1 BYD। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब कुछ बात क्रिकेट की करते हैं। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सुपर लीग के रोड शो में पीसीबी ओहदेदारों और कौमी क्रिकेटर्स ने शिरकत की और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने ऐलान किया कि पीएसएल का 11वां एडिशन अगले साल 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा। और उन्होंने कहा कि पीएसएल को दुनिया भर में कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिशें वो कर रहे हैं। पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है और पीएसएल में सरमायाकारी करने वालों को खातिर ख्वाह फायदा मिलता है उनकी जानिब से, ये भी बताया गया। साबिक टेस्ट क्रिकेटर रमीज राजा ने कहा कि पीएसएल के इनेकाद से पाकिस्तान के जो नौजवान क्रिकेटर्स हैं उनको गैर मुल्की खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है। और साबिक क्रिकेटर वसीम अकरम ने कहा कि पीएसएल पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए तफरीह के अच्छे मौके फराहम कर रही है। उधर दुबई में अंडर 19 एशिया कप में बारिश से मुतासर मैच में भारतीय टीम ने 240 रन बनाए और जवाब में पाकिस्तानी टीम सिर्फ 150 रन पर ढेर हो गई। हुजैफा एहसन है, उन्होंने 70 रन के साथ नुमाया कारकर्दगी दिखाई। पाकिस्तान के 8 बैटर्स डबल तक भी ना पहुंच सके। जी हाँ, इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स तज्जियाकार है। अस्सलाम वालेकुम अवैस, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैस सबसे पहले तो ज़रा पीएसएल के 11वें एडिशन की बात करते हैं। उसके लिए बताया जा रहा है जी 26 मार्च से 3 मई तक खेला जाएगा और कितना खुशाइंद है इस तरीके से रोड शोज का इनेकाद पीसीबी की जानिब से? अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर जब आप बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग की तो मुझे पहला एडिशन याद है कि उसको भी ख़राब करने के लिए, आपको याद हो, इंडिया ने बहुत से हथकंडे अपनाए थे। लेजेंड्स लीग के नाम से एक लीग स्टार्ट की थी जिसके अंदर कुछ पहला एक सीजन उसका हुआ था और उसके बाद वो आज तक नजर नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग अल्लाह का शुक्र है इस वक्त 11वें एडिशन के अंदर दाखिल हो रही है। फिर अच्छी बात है कि 2 टीमें इसके अंदर ऐड ऑन हो रही हैं। उसकी भी अगर बात करें तो अभी तक जो सूरत हाल थी, $20,000 का एक अपना फॉर्म था रजिस्ट्रेशन का, 40 के करीब जो कंपनीज है उसमें इंटरेस्टेड थी जिन्होंने पिक किया था उसको। एक लाइव अपना उसके ऊपर भी आपको पता लाइव दिखाया जाएगा टेलीविजन के ऊपर, सोशल मीडिया पे जिस वक्त बिड हो रही होगी। तो बहुत सी नई चीजें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जब ये रोड शोज की बात करते हैं इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस वक्त आप एक पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हो, खास करके पाकिस्तान की बात करें, आपको पता है इसको डैमेज करने की कोशिश की जाती है, इसको आइसोलेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अपने कम वसाइल, अपनी जितनी एबिलिटी होती है उसके हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग जिस तरीके से एवरी ईयर आप देखते हैं उसको बढ़ाया जा रहा है और एवरी ईयर आप देखें जितने भी ज्यादा प्लेयर थे उनका पूल ऑफ क्रिकेट बढ़ता जा रहा है। दैट शोज कि आपकी जो बैक एंड पे मैनेजमेंट बैठी है कितना स्ट्रॉन्ग काम करी, खास करके प्लेयर्स की जो लॉबिंग है वो बड़ी जबरदस्त इसमें काम आती है, क्योंकि प्लेयर्स जब दूसरे मुल्कों में खेलने जाते हैं, लीग का रूम शेयर करते हैं, तो ऑब्वियसली बात होती है कि इसके बारे में कि यार लीग कैसी है, सेटअप कैसा है। वसीम अकरम की बात करें, वो भी कह चुके हैं इसके बारे में। फिर आप इस वक्त बहुत से एक्स क्रिकेटर्स को देखें जो कि आईपीएल से ब्रेक ले रहे हैं, वो भी उसके बारे में अब कहने पे मजबूर हो चुके हैं कि बोरिंग है ना। देखें 1.5-2 महीना लीग होती है, वो बैक टू बैक आप पूरी दुनिया की क्रिकेट आप होल्ड पे कर देते हो, फिर बहुत से वसाइल उसके अंदर ऐसे हैं जो कि जन्म लेते हैं, बाद में जाके पछताना भी पड़ता है, जो कि लाइव टेलीविजन के ऊपर बाद में आते हैं जाके, चाहे स्पॉट फिक्सिंग हो, चाहे बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं। तो एक अच्छी चीज है पाकिस्तान सुपर लीग रोड शोज पे आ रहा है। लेकिन एक इसके ऊपर ऐड करना चाहूंगा, जब आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो कुछ लर्निंग फेस भी होता है। वो चाहे लॉर्ड्स के अपना इवेंट की बात करें, फॉर मी एक अच्छी बात है कि आप इंग्लैंड में जाके इवेंट कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, 20 वक्त आप यूएसए के अंदर जाके भी रोड शो कर रहे हैं।
लेकिन जब फैन एंगेजमेंट प्रोग्राम की बात आती है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फैंस को आप कैसे बीच में इंक्लूड करते हो। अनफॉर्चुनेटली वो चीज नहीं नजर आपको लॉर्ड्स के अंदर आई। मुझे शायद फील हुआ था कि लॉर्ड्स स्टेडियम के अंदर ये इवेंट होता जहां पर म्यूजिक कॉन्सर्ट भी हो सकता था, आप प्लेयर्स को सामने बिठाते, फैंस को गैदर करते, फैन एंगेजमेंट का अपना एक टनल होता है, या प्लेयर्स को मीटअप का एक अपना पॉइंट अप होता। तो बहुत सी चीजें शायद अभी भी मैं कहता हूं कि इस पे स्लो एंड स्टडी काम करने की जरूरत है। लेकिन वैरस अगर तो अभी का काम जो है उसको किस तरह से देख रहे हैं? अवैस अभी के काम को कैसे देख रहे हैं? आपके जो इंतजामिया पीसीबी की इंतजामिया कर रही है, खासकर ये रोड शो, इसको किस तरह से देखना चाहिए? क्या ये खुशाइंद है कि मुख्तलिफ ममालिक में रोड शोज जो हैं वो इसकी रीच बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए किए जा रहे हैं, या फंड रेजिंग के लिए किए जा रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें इसके अंदर। एक तो ऑब्वियसली आप रीच भी बढ़ाते हो क्योंकि आप चाहते हो कि जनरल पब्लिक वहां पर, पाकिस्तानी कम्युनिटी तो ऑब्वियसली जानती है पाकिस्तान सुपर लीग को, जो वहां पर जनरल कम्युनिटी पे जो क्रिकेट को फॉलो करती है उनको भी बेहतर आइडिया हो कि व्हाट पाकिस्तान सुपर लीग का भी प्लान्स क्या थे और आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, वो भी आप ऑब्वियसली वहां पर बताते हो। दूसरा, आउटरीच की बात करें, स्पॉन्सर्स का भी होता है। जिस वक्त आप रोड शोज करते हैं तो उसके अंदर ये आपको सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि जो स्पॉन्सर्स हैं उनको आप अट्रैक्ट करते हो, खास करके उस कंट्री की मार्केट को। और अभी सो जैसे दो टीम्स आपको पता है ऐड ऑन होनी है, तो कोशिश भी पाकिस्तान की यही होगी, पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट की, कि हम अच्छे से अच्छे बिड के स्पॉन्सर्स लेके आए। क्योंकि मुल्तान का भी अभी भी आपको पता है वो इशू चल रहा है, तो दैट मीन्स के 3 टीम्स इस वक्त ऑन बोर्ड होंगी जो कि स्पॉन्सर्स आई कर रहे होंगे कि यार हम इसको ले सकते हैं यहाँ पर। फिर बीच में शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं, स्टेक होल्डर्स भी आ जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट होता है रोड शोज, क्योंकि आपकी एक तो मुल्क की अक्कासी भी करते हैं और खास करके जो आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं क्रिकेट को लेके हो चाहे मैनेजमेंट को लेके हो, उसके ऊपर भी बेटरमेंट की तरफ चलता है। लेकिन बैक एंड पे तो मैंने कहा ना कितना जरूरी है कि ये रोड शोज पाकिस्तान में भी हो? ये तो जरूरी है। देखिए, मैं सबसे बड़ा आपको एग्जांपल क्वेटा का दूंगा। जब भी आप बलूचिस्तान विजिट करने जाते हैं तो सबसे बड़ा बलूचिस्तान वालों को जो शिकायत होती है क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, वही होती है रोड शोज की। जब आपकी टीम क्वेटा है, बलूचिस्तान की टीम है, एक अपनाइयत होती है टीम की। वहां पर चलें, अगर आप रोड शोज भी नहीं करते, सबसे आसान तरीका, जैसे आप इंग्लैंड के अंदर अगर आप देख लें, या इस वक्त आप बीबीएल की बात करें, बिग बैश लीग की बात करें, जो कल मैच था उनके पर्थ के अंदर वो मैच था, पर्थ के अंदर ही उनके मर्चेंडाइज के स्टोर्स बने हुए स्टेडियम के अंदर, जहां पर लोग उनकी किट्स खरीद सकते हैं। बहुत सी चीजें होती हैं, फैन एंगेजमेंट जोन्स होते हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। आज भी शायद हमारी जो कुछ लीग की टीम्स है, खास करके चलें क्वेटा की बात करें, थोड़ा सा पीछे इन चीजों से। इन चीजों के लिए आपको काम करने की जरूरत है। ये रोड शोज जिस अपना इलाके की टीम है उनको वहां पर भी रोड शोज करने, उससे फायदा क्या होता है कि एक तो अपनाइयत होती है और साथ में लोगों को एहसास होता है कि यार हमारी टीम है, हमारे पास यहाँ पर आई है। मुझे आज भी याद है जब लोगों से बात हुई थी लास्ट टाइम जब क्वेटा के अंदर, तो जब एग्जीबिशन मैच खेला गया था वो फुल जैम पैक स्टेडियम था। लोग अभी भी बाहर स्टेडियम के खड़े हुए थे कि हमें शायद एक कहीं अपना मिल जाए जगह जाके हम लोग मैच देख सके। तो फुल जैम पैक स्टेडियम था। तो आप सोचेंगे अगर रेगुलर बेसिस पे उन एरियाज के अंदर अगर मैचेस होते हैं तो एंगेजमेंट कितनी अच्छी होती है। एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान सुपर लीग की जो टीम्स हैं, एटलीस्ट उन्होंने अपने अपने जो सिटीज हैं वहां पर एक गैदरिंग करने के लिए, आपको पता है बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई होती हैं, लोग वहां पर आते हैं, एक्टिविटीज भी फैमिलीज के लिए हो रही होती है। तो अच्छी बात है कि आप एक अच्छी सीध में चल रहे हो। लेकिन सबसे अच्छी चीज ये थी कि बहुत से मुल्कों ने कहा, खास करके इंडिया ने, कि जी हम इसको आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग को। पाकिस्तान को आपके सामने 11वां एडिशन है, आपकी लीग आइसोलेट हो रही है क्योंकि उसके शेयर्स भी गिरे और अल्लाह का शुक्र आपके सामने पाकिस्तान सुपर लीग 11वें एडिशन में दाखिल हो रही है। बिल्कुल अवैस, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। पाकिस्तान सुपर लीग की अभी ब्रेक पर जाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान आईटी की दुनिया में तेजी से अपनी शनाख्त बना रहा है, ये तो हमें पता है। और इस सफर में अब सिर्फ बड़े बड़े माहिरीन ही नहीं है बल्कि नन्हे सिपाही भी शामिल हो चुके हैं। आज हम आपको मिलवा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे कम उम्र वेब डेवलपर से, जो सिर्फ 9 साल की उम्र में वो कारनामा अंजाम दे चुके हैं जिसका ख्वाब बड़े बड़े नौजवान देखते हैं। 4वीं जमात के तालिब इल्म है जी, लाहौर से इनका ताल्लुक है। सैयद जागीर अली अकबर इनका नाम है, जिन्होंने महज 3 साल की उम्र में कंप्यूटर की दुनिया में कदम रखा, 7 साल की उम्र में IT कॉलेज में दाखिला लिया और आज फ्रंट एंड और बैक एंड वेब डेवलपमेंट, SEO, फ्रीलांसिंग, डिजिटल और सोशल मीडिया मार्केटिंग में महारत हासिल कर चुके हैं। नन्हे जागीर अली के पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वेब डेवलपर बनने के बाद वजीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की तरफ से उन्हें अवार्ड से भी नवाजा गया। मजीद हमारे जो नन्हे टैलेंटेड मेहमान हैं स्टूडियो से मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जागीर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जागीर, आपसे बात करके ऐसा नहीं लग रहा कि हम किसी छोटे से नन्हे से बच्चे से बात कर रहे हैं, बल्कि ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही मंझे हुए शख्स हैं।
और इससे पहले भी हमारी बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी, 3 साल की उम्र में कंप्यूटर चलाना सीख जाना, ये कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि मुझे कंप्यूटर के साथ बचपन से अटैचमेंट थी और वो इस तरह मुझे बनी कि अब कंप्यूटर घर में पड़ा होता था, अक्सर बाबा काम कर रहे होते तो मेरा भी दिल करता था खेलने का। मैंने बाबा से काफ़ी जिद की कि मुझे कंप्यूटर लेना है, तो मुझे मोबाइल से बचपन से दूर रखा गया था। तो मुझे फिर कंप्यूटर दे दे, कंप्यूटर पे मैं गेम्स खेलता गया। तो फिर जब मैं गेम्स खेलता था मेरे कीबोर्ड के ऊपर भी थोड़ी बहुत ग्रिप हो गई थी, और फिर उसके मतलब अगर सर्च करना होता था तो वो भी गूगल से कर लेते थे, उस पर भी थोड़ी ग्रिप बन गई सर्चिंग में भी। इस तरह करते कराते ना फिर मेरा एक बार दिल किया कि मैं ना कोई गेम बनाऊं, और गेम इस तरह बनाने का दिल किया क्योंकि जब भी हम लोग कोई भी गेम खेलते हैं ना तो हमारे प्लेयर की हेल्थ जल्दी ख़त्म हो जाती है, मिशन नहीं पूरा कर पाते। तो मैं अपनी मर्ज़ी की कोई ऐसी गेम बनाऊँ जो बिल्कुल फ्री हैंडेड हो और उसके अंदर अनलिमिटेड हेल्थ हो, अनलिमिटेड कॉइन्स हो, हर तरह का करैक्टर मेरे पास हो। तो उससे मज़ा ख़राब नहीं हो जाएगा गेम का? उस टाइम मुझे समझ नहीं, उस टाइम मुझे पता ही नहीं था कि मज़ा खराब हो जाएगा। उस टाइम मैं सोचता था कि ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा, ठीक है। तो मैंने इसलिए फिर मैंने बाबा को जिद की कि मैंने गेम डेवलपमेंट सीखनी है। बाबा भी मुझे आईटी कॉलेज ले गए। उन्होंने कहा अच्छा, ये सफ़र जो है, मैं एक सवाल से फिर आपका सुनती हूँ। मुझे ये बताएं कि ये इधर तक का जो आपका जर्नी था उसमें आपके पेरेंट्स ने, आपके मामा बाबा ने आपको सपोर्ट किया कि भाई आप साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे हैं कि नहीं? जरा सच साथ साथ पढ़ाई में भी अच्छे हैं आप? अच्छा, फिर तो आपको सपोर्ट रही होगी पेरेंट्स की कि फिर वो आपको, उन्होंने कहा कि जी हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपको लेके जाते हैं आईटी कॉलेज। ऐसा ही हुआ? ऐसा ही हुआ, क्योंकि मैंने जब उनको कहा तो फिर वो मान गए थे कि हम आपको। जब आप वहाँ गए तो वहाँ क्या हुआ ये बताएं? वहाँ जब हम गए तो फिर वहाँ पे जो उनसे सर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 60 ईयर्स के लोग हैं, ये तो छोटा सा बच्चा है, हम इसको क्या सिखाएंगे। फिर बाबा ने कहा फिर कुछ कोर्सेज करवा दे छोटे मोटे। उन्होंने फिर थोड़े से कोर्सेज करवाए। पहले मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग किया, डिजिटल मार्केटिंग किया, SEO किया, फिर एंड पे आगे वेब डेवलपमेंट की। जब भी मैं कोई एक कोर्स करता मैंने बाबा को कहा बाबा जी मुझे गेम डेवलपमेंट गेम बनानी है। फिर जब वेब डेवलपमेंट की बात आई मैंने कहा बाबा जी अब गेम बना लूं। बाबा ने कहा नहीं, बस ये कोर्स कर लो फिर गेम बना लेना। अच्छा, तो अभी आपने गेम नहीं बनाया? तो वो ख्वाब अधूरा रह गया। अभी आप उसे पूरा करेंगे? बाबा ने बेसिकली गेम के चक्कर में बाकी सारी चीजें आपको सिखा दी। लेकिन अब आपको लगता है कि बाबा ने ठीक किया? हाँ, अब मुझे लगता है कि ठीक हुआ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि स्कूल में कंप्यूटर सब बच्चे पढ़ते हैं, आपके अलावा भी कुछ स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है इस तरीके से, आपके फ्रेंड्स का आपको देख के कि भाई हम भी अब कोर्सेज करें और इस तरफ आएँ जिस तरह से जागीर कर रहा है? इंटरेस्ट है, कुछ लोग तो वहाँ पे कोर्सेज भी कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे इंस्पायर होकर कोर्सेज भी कर रहे हैं। काफ़ी हद तक सब बच्चों को यानी कि कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, मगर कुछ कर रहे हैं तो कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, एक रिवायत को तो आपने चैलेंज किया है कि वहाँ पे बताते हैं 40 साल के 60 साल के तालिब इल्म मौजूद हैं और आप एक नन्हे से तालिब इल्म वहाँ पर गए। आपने देखा कि कोई ऐसी मिसाल पहले उससे वहाँ पर मौजूद थी या आप पहले थे जो गए थे और अब आपको लगता है कि आपको देखा देखी और भी आप जितने छोटे जो हैं लोग बच्चे जो वेब डेवलपिंग में आना चाहते हैं, गेम डेवलपिंग में आना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ी सी राह खुल गई है? मैं अपने कॉलेज में IT कॉलेज में सबसे मैं छोटा बच्चा था। फिर उसके बाद फिर यानी कुछ बच्चे थे मगर वो भी 13, 14। जागीर, आपने इतनी सी उम्र में इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं और आगे भी आप इंशाल्लाह करेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। आपके जैसे आपकी एज के छोटे जो बच्चे हैं वो फोन्स में लगे होते हैं, वो गेम्स खेल रहे होते हैं, उनका ध्यान गेम बनाने की तरफ नहीं होता, तो आप उन्हें क्या मशवरा देंगे कि भाई मोबाइल फ़ोन छोड़कर इस तरफ आएँ, यहाँ पर आपके फ्यूचर के ब्राइट होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं, उन्हें ज़रा कोई मैसेज दें? मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि जो IT है वो आप लोगों का अगला फ्यूचर है, क्योंकि हम पाकिस्तान के वो नन्हे सिपाही हैं। अगर हमारा पाकिस्तान इस हालत जंग में है तो अगर वो फ्रंट एंड पे लड़ा है तो हम बैक एंड पे लड़ेंगे और IT ही आपका अगला फ्यूचर है। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स को छोड़ के टाइम वेस्ट करने के अलावा आप लोग IT की तरफ आएँ। जाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। और देखें जनाब, हमारा फ्यूचर आपको नज़र आ रहा है, सेफ है, बहुत ब्राइट है और जैसे गुफ्तगू ये कर रहे हैं यूँ लग ही नहीं रहा कि हम किसी नन्हे से जो है तालिब इल्म से बात कर रहे हैं। ब्रेक पर जाएंगे। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदीद जनाब। इस घंटे में भी बहुत सारी मुलाकातें आपके साथ करवानी है, कुछ मौसम का हाल भी जानेंगे, लेकिन टॉप ऑफ द आवर शामिल करते हैं अपना सेगमेंट निकले तेरी तलाश में। देखते हैं क्या बात हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारिर साहब का सफ़रनामा हुंज़ा दास्तान 1982 में आया और वो सफ़रनामा बहुत हिट हुआ और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से वो पहला सफ़रनामा था। हुंज़ा जिस तरह वो गए और फिर उन्होंने जिस तरह कराकोरम हाईवे को पेश किया, ये तमाम चीज़ें जो थी वो बहुत ही हैरत अंगेज़ थी। और उस वक्त जो है गाइड और ये तमाम चीज़ें जो थी काम थे, यानी गाइडेंस जो है रहनुमाई के लिए, आज जिस तरह हम बहुत आराम के साथ GPS और गूगल वगैरह से रहनुमाई लेते हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं थी। बहरहाल हुंज़ा का वो जो हुंज़ा दास्तान है वो बड़ा कमाल सफ़रनामा है। हुंज़ा दास्तान क्योंकि एक मुख्तसर और बड़ा खूबसूरत सफ़रनामा है, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों ने क्योंकि बार बार पढ़ी, तो कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो छप गए। मसलन शिस्पर इन होटल एज अ किरदार आप उसको जानिए। इसी तरह जो वैगन है जिस पे वो गए, और इसी तरह और वो वैगन जो है उसका क्योंकि बार बार जिक्र आता है, पस्सू का जिक्र आता है, मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उनका जिक्र आता है, पस्सू ग्लेशियर का जिक्र आता है। मैंने पिछले कुछ यानी कुछ चंद हफ्ते पुरानी बात है, तार साहब के घर गया तो उन्होंने मुझे कुछ तस्वीर दिखाई और वो तस्वीर मेरे लिए बड़ी अहम थी। उसकी वजह ये है हुंज़ा दास्तान पढ़ते हुए हमारे ज़हन में, यानी जब हम पढ़ते थे कि वैगन, तो वैगन हम खुद तख्लीक करते थे कि अच्छा कोई इस तरह की वैगन होगी, ये तमाम चीज़ें, लेकिन तस्वीरों में डेफिनेटली वो एक मुख्तलिफ थी। लेकिन वो जब तस्वीरें सामने आई तो मैंने समझा कि तमाम जितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने हुंज़ा दास्तान पढ़ी हुई हैं, वो ना सिर्फ ये कि ये तस्वीरें देखें और वो जो इनके ज़हन में किरदार हैं मुख्तलिफ वो देखें, और फिर शिस्पर जो है उसका जो व्यू है यहाँ से जो लिया गया है, इस तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं वहाँ बिल्कुल स्ट्रेट ग्लेशियर नज़र आ रहा है। ये समर में अब नज़र नहीं आता क्योंकि अब श्रब्स जो हैं वो बहुत बड़ी हो गई हैं, झाड़ियाँ और कुछ दरख्त वगैरह, उसकी वजह से इतना नुमाया विजिबिलिटी नहीं है जो उस वक्त 1982 में ये तस्वीर खींची गई थी। 1982 की ये तस्वीर है जो उस वक्त आप देख रहे हैं। तार साहब, मैंने आपकी कुछ तस्वीर दिखा रहा हूँ और शिस्पर इन के हवाले से आपसे कुछ आपकी पुरानी यादें वो अगर आप ताज़ा करना चाहें, इन तस्वीर भी आपके साथ चलती रहेंगी और उसके अलावा ज़रा बताइएगा कि 1982 उसको ज़रा रिकॉल कीजिए। वकार, दरअसल वो मैं लिख चुका हूँ हुंज़ा दास्तान में कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि हुंज़ा है क्या। मेरा ख्याल था कि बिल्कुल लाइल्म था। सही। फिर बताया गया कि नहीं, हुंज़ा में मुख्तलिफ टाउन्स हैं, शहर तो अब बने हैं ना, कि अलीआबाद है, अल्तज़ है, बल्तज़ है, गणेश है। तो जो ड्राइवर था वैगन का वो बड़ा काइंड था। एक हुनर बेग था हमारे साथ, ही वॉज ए क्लाइंबर, और वो एक बहुत फेमस फोटोग्राफर कपल थे, अब मुझे उनका नाम भूल गया। वो उनको लेके गया था शमशाल और उसकी तस्वीरें छपी थी नेशनल ज्योग्राफिक में और मुझे याद, तो मैंने उसको पहचान लिया। ये उसके लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड था कि आज से 40 साल पहले हम एक वैगन में जा रहे हैं और हुनर बेग जो है उसको मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको पहचानता हूँ, आप उस कपल को शमशाल लेके गए थे। तो उसने मुझे कहा, उसने कहा साहब आप हमारे गांव आए। उनका आपका कौन सा गांव है? पहली मर्तबा मैंने पस्सू का नाम सुना। अब मुझे एब्सोल्युटली कोई आइडिया नहीं, लेकिन चूँकि शुरू से ही ये है कि मतलब हिचहाइकिंग करते थे ना, जा रहे हैं हैम्बर्ग, तो ड्राइवर ने कहा कि तुमने फलां टाउन नहीं देखा? मैं वहाँ जा रहा हूँ। नहीं देखा? तो चलिए वो देखते। तो इसी तरह हम वहाँ पे पहुँचे पस्सू। कुछ अंधेरा सा था, नीम अंधेरा, और एंट्री पे एक होटल था 4-5 कमरों का, अजीम था उसके मालिक का नाम, उसका नाम था शिस्पर इन जी। तो मैं और सलजूक वहाँ ठहर गए। अच्छा, ये एक डेसोलेशन थी और पस्सू भी सारा, और दिन में 1-2 वैगनें गुजरती थी उधर, शारा कराकोरम कह लें, और गिलगित जाती थी। तो हम वहाँ 2-3 रोज़ रहे। मास्टर हकीकत का मैं बयान कर चुका हूँ, ही इज़ माई मेन रेफरेंस टू पस्सू। वो मुझे रात के पिछले पैर कहीं मिलने आ गए, लालटेन पकड़ी हुई है, अब बिजली नहीं थी वहाँ पे, और उसके बाद वो मुझे ले गए वहाँ पे लेक जो है, तब उसको तार लेक ही उन्होंने कहा, क्योंकि मैं पहला मतलब बाहर का आदमी था जो वहाँ पे गया था। लेकिन उसका एटमॉस्फियर ये था कि शिस्पर इन के बाहर आप खड़े हों तो वीराना सा है, और उसके पीछे पस्सू ग्लेशियर नज़र आ रहा है। यू डिडंट हैव
टू गो टू पस्सू ग्लेशियर केम टू यू। बिल्कुल ऐसे। अब मैंने सुना है कि वहाँ पे दरख्त लग गए हैं बहुत, मतलब कि वो है ग्रीनरी बहुत है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन मेरे ज़हन में जो पस्सू है वो वही शेस्फरिन वाला है कि डेसोलेशन। और वहाँ पे गांव जाते हुए, गांव वहाँ से काफ़ी दूर था, एक पुल आता था और मुझे पिछले दिनों किसी ने बताया कि अब भी वो ऐसा ही है। जी, बिल्कुल ऐसा। तब तो छोटा सा पुल था, नीचे से ऊपर जो पस्सू ग्लेशियर था वहाँ से वो नाला आता था, वहाँ से गुजरता और वहाँ हवाएं खास चलती, मैं हमेशा ठहर जाता था क्योंकि उस हवा में जो ताजगी थी और जो आईसी एक उसकी थी ना आपके चेहरे पर वो आईसी फीलिंग, वो बहुत स्ट्रेंज थी। मुझे बताया गया कि वो अब भी है। एक मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहता हूँ कि कराची की एक खातून उर्दू स्पीकिंग मुझे वो मिलने आई 2-4 साल पहले वहाँ पे एक फेस्टिवल में। उन्होंने कहा जी मैंने आपकी किताब पढ़कर और ख़ास तौर पे पस्सू का पढ़कर मैंने कहा कि अगर मैं शादी करूँगी तो मैं किसी हुंजा वाले नॉर्दर्न लड़के से करूँगी। और उनके हमरा यूनिवर्सिटी में ही हुंजा का एक लड़का पढ़ता था, वो पस्सू का था, उसके साथ उसकी शादी हुई, दोनों मुझे मिलने आए। और जो स्ट्रेंज इंसिडेंट्स होते हैं कि वो जो ड्राइवर था उस वैन का जी, जो मुझे पस्सू लेके गया, ये उसका बेटा या उसका पोता था। चुनाचे उसी वैन के ड्राइवर ने फिर बाद में मुझे वीडियो भेजा और वो भी मेरी तरह हो चुका है। तो उसने मुझसे यही कहा कि तार साहब मैं आप सबको यहाँ लोगों को बताता हूँ कि तार साहब को पहली मर्तबा मैं पस्सू लेके आया। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन, बात यह है कि अगर हम पस्सू को देखें तो पस्सू अब तो बहुत बदल गया है। हुंजा दास्तान का पस्सू मुकम्मल तौर पे एक मुख्तलिफ था। अब वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बहुत सारे आपको नज़र आते हैं, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई है, लेकिन अदरवाइज़ वो उस वक्त का जो पस्सू था और उस वक्त का जो शेस्फरिन था डेफिनेटली वो बहुत मुख्तलिफ था अब से। और ये तस्वीरों में थोड़ा बहुत जो है उसकी एक झलकियाँ आप देख सकते हैं। बाकी वो पुल जो है जो तार साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरह ही है, हवा इसी तरह ऊपर से आती है जिसको ग्लेशियर ब्रीज कहते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। वो बाकी लोग भी इसी तरह, लेकिन डेफिनेटली चीज़ें बदल जाती हैं। हुंजा दास्तान की एक सिग्निफिकेंस ये है कि हो सकता है कि आने वाला जो फ़र्द है, आने वाले कल का जो फ़र्द है, वो हुंजा दास्तान पढ़ के ये कहे कि कराकोरम हाईवे इतनी मुश्किल भी नहीं थी उस वक्त। तो हो सकता है कि कराकोरम हाईवे एक ऐसा मेगा स्ट्रक्चर बन जाए, एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म की रोड बन जाए कि उस पर वो लैंड स्लाइडिंग या ये फिनोमिनाज ना हो। लेकिन अदब जो है वो अपने वक्त की तारीख मरतब करता है और हुंजा दास्तान जो है ये उस वक्त की तारीख है, 1982 और यानी 80 की दहाई की ये तारीख है जिसमें कराकोरम हाईवे किस तरह बिहेव करती थी और इस तरह कैसे टूरिस्ट वहाँ जाते थे और हुंजा जो है उसको देख के आपको क्या फील होता था और हुंजा के लोगों को एक टूरिस्ट जो उनकी बस्ती की तरफ आ रहा है उसको देख के कैसा फील होता था। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हुंजा दास्तान में अब महफूज हो चुकी हैं। देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी आपको पाकिस्तान के नौजवानों की एक ऐसी शानदार कामयाबी से रोशनास करवा रहे हैं हम जिसने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के तलबा ने तारीख रकम करते हुए यूरोप की मारूफ और बड़ी मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल मॉडल यूएन में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी बतौर जजेस की है। और ये एजाज इसलिए भी खास है कि इससे पहले किसी पाकिस्तानी टीम को ऑक्सफोर्ड की इस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला है। लम्स के 4 बासलाहियत तलबा मोहम्मद हमजा अतर, ईमान अली, मोहम्मद शाजिल नदीम और महानूर गुल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चेयर के साथ बतौर जजेस जिम्मेदारियां निभाई और साबित किया कि पाकिस्तानी नौजवान आलमी सफारतकारी में किसी से कम नहीं। इस तारीखी कामयाबी, नौजवानों के विजन और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हम बात करेंगे। लम्स के जो होनहार तलबा की टीम है हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है महानूर गुल और हमजा अतर, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ईमान अली, आपके चौथे साथी शाजिल नहीं कर सके हैं। सबसे पहले हम महानूर आपकी जानिब आते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस जज करने का, बिकॉज हम इससे पहले देख सके हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों में आप खुद जो है डिबेट्स करती रही हैं, जज करना कैसा फील था? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर है।
आई थिंक जो सबसे बड़ा आई थिंक डिफरेंस और चेंज हुआ है वो ये है कि पिछले 3 साल से I've been on the traveling team for LUMS and I've competed at different conferences around the world. But there's always this sort of hesitation that people approach you with when they find out that you're Pakistani, you know, एक confusion होती है, एक familiarity नहीं होती हमारे साथ. But अब like we have established a name for ourselves 3 years later कि अब हम लोग जब इस conference पे गए थे तो सबको पता था कि लूमन क्या है और लाहौर क्या है और पाकिस्तान क्या है, क्योंकि पहले तो उनको मैप पे भी देखना मुश्किल लगता था हमारे कंट्री को. सो आई थिंक एक तो यू नो हाउ दे परसीव पाकिस्तानीज इन जनरल बहुत मुझे चेंज लगा है. एंड दूसरा इज जस्ट यू नो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस कि आप फर्स्ट हैंड देख रहे हो कि उनकी जजिंग क्राइटेरिया क्या होती है. वो लाइक जो गेम आप इतने सालों से एक्सपोर्ट करते आ रहे हो वो स्पोर्ट वो परसीव कैसे करते हैं. तो एक बहुत डिफरेंट हमें रूल बुक सा एक्सेस मिला है. अच्छा हमजा आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, खुद कभी डिबेट करते करते और अब जजेस की कुर्सी पर बैठना कैसा, कितना डिफरेंट था, कितना चैलेंजिंग था, ये हमारे साथ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस. तो इट वाज ज़रा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसी लिहाज से जैसा महानूर ने बोला है कि गेटिंग द लाइक नो रिकग्निशन द पाकिस्तान डिजर्व्स in that regards, but also collaborating with their president Oliver Davis, like it was very different seeing कि किस तरह दोनों circuits interact कर रहे हैं. because जब हम conversation शुरू में कर रहे थे कि ये collaboration कैसे दिखेगी, हमारा सबसे बड़ा concern ये था कि how will our debating style transfer over to Europe. तो उस लिहाज से it was very different figuring out कि हम transition over कैसे करेंगे और उनको हम किस तरह transition over कराएंगे. apart from that it was very wonderful to see the fact कि जब हम ऑक्सफोर्ड डिबेट यूनियन के हॉल्स के अंदर गए थे तो जब मैंने वाईफाई पासवर्ड के बारे में पूछा था तो इट वाज भुट्टो एट 1977 एंड लाइक यू नो अंदर जाते जाते पीछे बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर थी. एंड इन फैक्ट एट द क्लोजिंग व्हेन दे गेव मी द ऑनर ऑफ बीइंग वन ऑफ द क्लोजिंग स्पीकर्स इट वाज लाइक यू नो एक फिनोमिनल एक्सपीरियंस सीइंग someone from Pakistan in front of Miss Benazir Bhutto's picture addressing the entire international circuit. So it was sort of like you know us getting our dues which were deserved in the international circuit. Right. बिल्कुल. ईमान आप बताइएगा कि भुट्टोस का नाम और तस्वीर वहाँ पर मौजूद होना, how proud did you feel? It was definitely a very proud moment for me because मेरी जो MUN जर्नी थी वो relatively late start हुई थी और मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था जिसकी वजह से मैंने MUN स्टार्ट किए थे. एंड गोइंग इनटू ऑक्सफोर्ड यूनियन सीइंग बेनज़ीर की पिक्चर एंड देन उसके बाद उनका वाईफाई पासवर्ड, इट वाज अ रिकग्निशन दैट वी गॉट जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पाकिस्तान को मिल सकती है. और it was a very proud moment. It was a cultural exchange for us because जो हमारा South East Asian circuit है हम वहाँ की चीज़ें यहाँ लेकर आए and we got to know some things from there as well. So a very proud moment for me and for LUMS and Pakistan. ज़बरदस्त. अच्छा मानूर अब उस तरफ आते हैं कि बेसिकली ये प्रोसीजर किस तरह से शुरू हुआ. क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोग पहले टीम थे जो लोग गए और उन्होंने बतौर जज जो है वहाँ पर जिम्मेदारियाँ संभाली, उसके लिए आपको कुछ चैलेंजिंग भी लगा, यहाँ से कुछ डिफरेंट है वहाँ का निज़ाम, क्या उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी लेनी पड़ी, उस हवाले से ज़रा शेयर कीजिएगा और तो कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा ये. So from a training perspective, firstly, like इतना खास like मुश्किल for us particularly नहीं है because I do feel कि जो हमारा पाकिस्तानी debating style है और जो हमने एक standard set किया है it already outranks to a certain extent the international circuit. So for us to have to adapt and change was just कि you know उनके थोड़े rules separate होते हैं, वो getting a hang with that. But for the most part, जो obstacles हमने face किए थे, they were rather like logistical. एक strain आता है with the passport and traveling there, the financial backing of all of it. So I think like obstacle wise वही था. As far as like the creation of the team goes, this was all handled by the Oxford United Nations Association. So हम लोग मतलब अप्लाई करते हैं and then you shortlist and interview and then you create a team. Right. तो हमसा आप बताइएगा कि कितना ओवरवेल्म्ड आप फील करते हैं जब ऐसा कोई मौका होता है जिससे पहले देखने को नहीं मिला होता और अब आप देख रहे होते हैं कि आप उसका हिस्सा हैं, उस चेंज का हिस्सा है. हाउ ओवरवेल्म्ड डू यू फील और फोकस रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है इस दौरान?
So there's a saying, cometh the moment, cometh the man, and in these moments I don't feel overwhelmed, but there's this sense of pride कि पाकिस्तान को हम इस moment पे represent कर रहे हैं, and it's sort of acknowledgement of our privilege in that moment कि I usually tend to reflect कि ऊपर वाले का कितना फजलो करम है और उसने मुझे इस चीज़ से नवाजा है, and at that moment मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं opportunities पाकिस्तानी लोगों के लिए कैसे खोल सकता हूँ, whether it's through Lumen का SRP program or by collaborating with LUMS through different avenues within through Lumen, या फिर through our traveling team and like making it as accessible to as many people at LUMS as possible, या फिर importing the sport to Pakistan. At that moment it's not more so being overwhelmed, it's more so कि अब मैं आगे अपने मुल्क के लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खोल पाऊँ। राइट अच्छा ईमान, आप बताएं कि जिस तरह से ट्रैवल करना होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली आप लम्स की फ़ी पे करते करते और उसके दौरान आपकी ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं इस टाइप के, जब आपने खुद पार्टिसिपेट करना है, एक्सपेंसेस वगैरह कैसे मैनेज किए जाते हैं? क्या स्पॉन्सर्स होते हैं आपके पास, या आपकी सोसाइटी जो है उसने अपना मार्केटिंग का अलहदा कोई डिपार्टमेंट बनाया होता है? इस हवाले से ज़रा बताएं। So there's a whole process behind it. Of course, it's a privilege to go on these international trips, but काफ़ी चीज़ें हमारी sponsorships में आती हैं. So जैसे हमारी traveling team जा रही है हार्वर्ड, तो हम sponsorships ढूंढते हैं सारा साल to fund those, ताकि minimalist बिल्कुल बहुत कम आपको funding खुद से करनी हो. For Oxford हमारा जो रहना था that was paid by Oxford. So उन्होंने during the conference जो हमने रहना था वो सारा उन्होंने पे किया था. But because it was the first time, तो हमने खाना पीना हमने खुद किया था. But overall जब आपका एक ये स्टैंड बन जाता है कि हमने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को इस लेवल पे, तो देन हमारी मार्केटिंग होती है, हमारी स्पॉन्सरशिप्स होती है, तो वो पूरा एक पीछे सिस्टम होता है जो हम क्रिएट करते हैं ताकि जो बहुत कम बर्डन फाइनेंशियली पड़े फॉर पीपल जो जा रहे होते हैं। राइट तो ये बताइएगा मानूर, आप क्या सोचती हैं कि डिबेटिंग जो है अब हम एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी क्या यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी सोसाइटी भी मौजूद है, लम्स से तलबा भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन क्या इसको बाहर ले जाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको यहाँ पर ज़्यादा इसका फैलाव जो है हो सके मुमकिन? So I think it's a mixture of दोनों चीज़ें कि for example within Pakistan having a strong debate culture is so important क्योंकि इसकी वजह से आप critically think कर सकते हो, आप अपने पॉलिसीज और आपकी गवर्नमेंट के काम के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो, राइट, एंड आप एक ओपिनियन फॉर्म करते हो. सो आई थिंक हैविंग दैट engagement between students in Pakistan and having a conversation going, even if like for example we have a PNA and a Punjab Assembly present at Lumen and they simulate conversations of the PNA and Punjab Assembly, so to have those sort of conversations is so important. But also at the same time अगर हम लोग सिर्फ अपने अंदर ही like पाकिस्तान में बात करते रहेंगे and we don't step outside of it and have discussions on many different international issues, right, so then what voice will we be left with? So I do think like it's important कि हम लोग debate को on both fronts जारी रखें because हमारे जो domestic issues हैं वो international issues से बहुत फर्क है, right, and it's important to have something going on both ends. हमजा, मानूर और ईमान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. हम बहुत ही खुश हैं कि आप जैसे जो नौजवान हैं वो यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की और ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी हो रही है. ब्रेक पर जाएंगे. वेलकम बैक. हौसला, अज़्म और हिम्मत अगर मजबूत हो तो कोई माजूरी रास्ता नहीं रोक सकती है. आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे कौमी हीरो से जिसने मुश्किलात को शिकस्त देकर हाई जंप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और साबित कर दिया कि असल ताकत जिस्म में नहीं हौसले में होती है. ये हैं पाकिस्तान के वाहिद पैरा एथलीट मोहम्मद नदीम, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर स्पेशल गेम्स में हाई जंप के मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाकर न सिर्फ गोल्ड मेडल जीता है बल्कि लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण भी बन गए हैं. नदीम की ये कामयाबी सिर्फ एक मेडल नहीं है बल्कि उन तमाम अफराद के लिए पैगाम है जो ज़िंदगी की किसी न किसी आजमाइश से गुजर रहे हैं. मज़ीद बात करते हैं गैर मामूली खिलाड़ी जिन्होंने साबित कर दिया कि माजूरी कमज़ोरी नहीं है, एक चैलेंज है जिसे जीता जा सकता है. नदीम हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं. अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं. सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद गोल्ड मेडल के लिए आपको. आप जब पहले भी आए थे आपका मोराल तब भी बड़ा बुलंद था और अभी भी हम देख रहे हैं कि ज़बरदस्त है. इतना बड़ा कारनामा होता है हाई जंप, और उसमें भी आपकी जो एक कमज़ोरी है उसको पसे पुश डालकर
इसको अचीव करना, कैसा एक्सपीरियंस था? अस्सलाम वालेकुम, तारफ़ आपने करवा दिया तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM मरियम नवाज़ साहिबा का, जिन्होंने गेम्स करवाई हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM मरियम नवाज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट भी बहुत कर रही हैं। अच्छा। वो इस टाइम मेरी पूरी सपोर्ट कर रही हैं और मेरी पूरी कोशिश है कि आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये कंपटीशन हुआ इसमें अपने पाकिस्तान के लिए मेडल, अपने पाकिस्तान में खेल के मेडल हासिल किया। तो इंशाल्लाह आगे मेरी कोशिश है, एशियन पैरा ओलंपिक गेम्स हो रही है 2026 में, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह अगर रही ज़िंदगी तो उसमें से भी इंशाल्लाह मैं अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँगा और अपनी पाकिस्तानी आवाम से कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें। बिल्कुल, और हम उम्मीद करते हैं कि फिर उसके बाद आप ओलंपिक्स में भी जाएं और वहाँ पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा नदीम, आपको कैसे लगता है कि अब जो एक ट्रेंड सामने आया है कि अब हम हमारे जो पैरा खिलाड़ी हैं उनको भी सपोर्ट करने लगे हैं, पहले ये मौजूद नहीं था, पहले गेम्स भी नहीं होती थी। जी जी, इस काविश को कैसे देखते हैं आप? ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ ना, मैं पिछले 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान में पहली दफ़ा मौका मिला है, मुझे इतनी खुशी हुई और मैं अपनी अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा नदीम, आपको तो खुशी हुई, हम सबको खुशी हुई, बल्कि विजुअल्स जो चल रहे हैं स्क्रीन्स पर वो नाजरीन देखकर भी बड़े खुश हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने अपनी एक कमज़ोरी को पीछे छोड़कर आपने इतनी हाई जंप का जो रिकॉर्ड है वो सेट किया है और मेडल जीता है। कोई ख़ास ट्रेनिंग इसके लिए आपको करनी पड़ती है? कितनी देर आप ट्रेनिंग करते हैं? कोचिंग की कितनी ज़रूरत होती है? ये भी ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 5 फुट का रिकॉर्ड कर दिया पाकिस्तान में। तो मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही थी। तो अब जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं CM मरियम नवाज़ साहिबा और जो मेरे सर हैं सर मुजफ्फर ख़ान सियाल साबका सेक्रेटरी स्पोर्ट, वो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। सर कह रहे बेटा आपने परेशान नहीं होना, मैं आपके साथ हूँ। अब मुझे अच्छे कोचेस भी मिल गए और मुझे इधर हैच वगैरह स्कॉलरशिप सब कुछ मेरा मिल गया। और वो कह रहे कि अनकरीब आपको एक रनिंग लेग भी दी जाएगी जो लगा के मैं अपनी रनिंग लेग लगा के अपनी दौड़ भी लगा सकता हूँ। नदीम ये तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे भी मेरा ख्याल है थोड़ी और इंकरेजमेंट बहुत बेहतर होगा और उन लोगों को जो आपकी राह पर चल रहे हैं शायद उनके लिए भी और रास्ते खुलेंगे। बिल्कुल। तो नदीम ये बताएं कि कैसा देखते हैं कि एज ए सोसाइटी आप क्या तब्दीली देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में आई है जिसकी वजह से आपकी इंकरेजमेंट मिलना शुरू हुई है? मैं आपकी बात नहीं समझी। क्या आपको लोगों के रवैयों में कैसी तब्दीली आप देख रहे हैं? कितनी पज़िराई मिल रही है लोगों की? कुछ लोग तकरीबन जो ज़्यादा लोग हैं वो मुझे मोटिवेट करते हैं और जो कम है ना, जो छोटी सोच वाले जो खुद कुछ नहीं कर सकते ना, वो डिमोटिवेट करते हैं। ओए तेरी अकल आते छड़ दे गेम नू। पिछले साल भी मैं इधर आया था ना, तो लोग मुझे डिमोटिवेट अब भी कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि ये आगे ना जाए। मैं अपने लिए नहीं कर रहा, मैं तो लोगों के लिए एक मोटिवेट बनना चाहता हूँ। अच्छे भले लोग हिम्मत हार के घर बैठ जाते, ज़िंदगी में एक नॉर्मल मुश्किल आ गई, बस हम किसी काम के नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं भाई, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेहनत की, 2 साल से मेहनत की, मुझे मौका नहीं मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मौका मिला तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मैंने मेडल अपने नाम कर लिया। तो इंशाल्लाह एशियन पैरा ओलंपिक में जाएंगे, उसमें से भी इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आएंगे इंशाल्लाह। आप बहुत सारे लोगों के लिए नदीम मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। बहुत सारे ऐसे लोग जो आपने कहा कि बिल्कुल तंदुरुस्त होते हैं और एक हार के बाद वो हार मान ही जाते हैं। बस लोगों की बातों में नहीं आना आपने। लोग तो आपको डिमोटिवेट करेंगे, लोगों की बातों पे फिर गौर करेंगे तो फिर आप कामयाबी कैसे हासिल करेंगे? बिल्कुल। अच्छा, तो आप ट्रेनिंग कैसे करते हैं? बहुत सारे एथलीट्स हमने देखे हैं कि रनिंग करते हैं, हाई जंप करते हैं, तो भी उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना आता है। तो फिर आप किस तरह से ट्रेनिंग? जी मैं रनिंग करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, पावर ट्रेनिंग करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो 2 घंटे अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुबह ट्रेनिंग करता हूँ और 2 घंटे शाम ट्रेनिंग करता हूँ। क्या बात है। 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 5 फुट हाई जंप करना देखने में आसान लगेगा, आसान लगता है बिल्कुल, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। नहीं, मुझे तो देखने में भी नहीं आसान लग रहा नदीम, मैं ऐसे ही झूठ बोलूँ यहाँ पर। वो आपकी हिम्मत है, आपका हौसला है जिस तरीके से आपने किया, और डेफिनेटली वो ट्रेनिंग है जो आपके काम आई, जो 2 साल से आप कर रहे थे। इन फ्यूचर अभी कौन कौन से कोई इवेंट्स हैं जिनमें पार्टिसिपेशन का इरादा रखते हैं, या कुछ पाकिस्तान में भी हो रहे हैं कुछ ऐसे इवेंट्स, या फिर पाकिस्तान से बाहर ही? ये पाकिस्तान में पहला हुआ है तो उसमें पार्टिसिपेट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आगे एशियन पैरा ओलंपिक आपको बताया ना 2026 में आ रहा है एशियन पैरा ओलंपिक, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ।
और अपनी पाकिस्तानी अवाम से कहूँगा कि आप मेरे लिए दुआ करें, इंशाल्लाह उसमें से भी अपने पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। ये जो पैरा जो एथलीट्स के लिए इस मैदान को सजाया गया, आपको क्या लगता है कितना कामयाब रहा ये इवेंट? बहुत अच्छा, मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ CM मरियम नवाज साहिबा का कि उन्होंने हमें मौका दिया। तो काफ़ी प्लेयर आए थे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अच्छा, जो दीगर प्लेयर्स थे उनके हौसले भी आपकी तरह ही थे? बिल्कुल। और सभी बहुत खुश होंगे क्योंकि इस तरह का अपनी नौयत का पहला इवेंट था जो मुनाकिद किया गया। पहली दफ़ा मौका मिला तो खुशी तो बहुत ज़्यादा से क्या ज़्यादा थी चीज़? आपको क्या आप एक्सपेक्ट करके आए थे? आपको क्या लगा कि क्या आगे देखने को मिलेगा, और फिर जो मिला वो आपको क्या लगता है कि आप यही इमेजिन कर रहे, यही सोच रहे थे कि यही सब कुछ आगे मिलेगा? बिल्कुल, औकात से भी ज़्यादा था। बिल्कुल यही सोच रहे थे कि यार पाकिस्तान में भी जिस तरह ओलंपिक होते हैं ना, जो लड़के नेशनल गेम्स करते हैं, यही सोच थी कि पाकिस्तान में भी पैरा ओलंपिक के कंपटीशन होने चाहिए। आउट ऑफ कंट्री होते हैं तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि अगर मैं ट्रेनिंग करता हूँ ना तो मुझे देख के लोग मोटिवेट हासिल करेंगे कि यार अगर वो लड़का एक टांग के साथ कर सकता है तो मुझे जो लोग इधर देखते हैं एक टांग के, जो और भी लोग होंगे जिनका शौक होगा, लेकिन उनको तो ऐसे सभी लोग जो आपको देखते हैं, आपसे इंस्पायर होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है आपका? उनके लिए यही पैगाम है कि भाई ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। मेरे ऊपर भी आई थी, मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको मौका ज़रूर मिलेगा। आपने लोगों की बातों में आके ना पीछे नहीं हटना जी। तो नदीम, जब पिछली बार आप आए थे और इस बार आप आए हैं, खुद में क्या तब्दीली महसूस करें? क्योंकि हमें तो कुछ नजर आ रहा है, वो हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या तब्दीली है? बहुत खुशी हो रही कि मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है यार। मैं 2 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ, दिन रात मैंने एक किया हुआ है, तो मुझे पहली दफ़ा मौका मिला है। जिस दिन मैंने मेडल लिया अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस दिन नींद ही नहीं आई, तकरीबन सुबह 4-5 बजे सो जाऊं, इतनी खुशी थी। अरे वाह, जबरदस्त। हम उम्मीद करेंगे, दुआ करेंगे कि आगे भी आप इसी तरह से पाकिस्तान का भी नाम रोशन करें और आपका जो हौसला है यहाँ से बरकरार है। शुक्रिया मोहम्मद नदीम मार्सा स्टूडियो में मौजूद थे। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, प्रोग्राम का इख्तिताम है लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने लगे, मौसम की बात करने जा रहे हैं। सर्दियों का मौसम जी बारिश के मरहले में दाखिल होने को तैयार है और बताया यही जा रहा है कि 19 दिसंबर से मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल होने का इम्कान है, जिसके बाद उम्मीद जाहिर ये की जा रही है कि शदीद सर्दी की लहर आएगी और बारिशें भी होंगी। बारिशें कहाँ कहाँ होंगी? दिसंबर की आज 15 तारीख हो चुकी है और पाकिस्तान में सर्दी अभी तक नहीं आई है, उस टाइप की सर्दी जो होती थी दिसंबर में कभी। ये पाकिस्तान की मौसमियाती तब्दीली से मुतासिर होने की एक वाज़ेह निशानी हमें दिखाई दे रही है। इस पर हमने बात कर ली है और इस पर बात करने के लिए वेक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी डायरेक्टर मैथ डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी बिल्कुल ठीक। इरफान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, 15 दिसंबर आ गया है, ये मौसम आगे क्यों बढ़ना शुरू हो गए हैं? हमें देर से सर्दी, देर से गर्मी और देर से बारिशें तो अर्ली हमें दिखाई दी इस बार, तो ये मौसम में तब्दीली आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो मौसमी तब्दीली है ना, इसमें अब हमने देखा है कि पिछले चंद सालों से जो है दिसंबर जो है ना हमारा वो ज्यादातर ड्राई जा रहा है, ज्यादातर जो है ना वो खुश्क सर्दी पड़ रही होती है। और इसी तरह जो जनवरी है उसमें भी वो उस तरह की सूरत हाल नहीं मिलती, जनवरी के आखिर में या जाके फरवरी में मिलती है। तो ये एक मौसमियाती तब्दीली का शाखसाना है कि जो हमारे जो सीजन है जो हमारे वो आगे जो है ना वो शिफ्ट हो रहे हैं। अब जी इरफान साहब, यही वजह है क्या मौसमियाती तब्दीली की ही वजह से? क्योंकि 15 दिसंबर तक तो हमें याद है कि धुंध जो है वो शदीद पड़ा करती थी और मोटरवेज को और रोड्स जो हैं बड़ी, उन्हें ट्रैफिक के लिए बंद किया जाता था। अभी भी हम देख रहे हैं कि उस तरीके से फोग नहीं आई है जिस तरह से आती है। देखिए, अभी जो है फॉग जो थी पहले, क्योंकि पहले स्मोक नहीं हुआ करती थी ना, अब आपने देखा कि एक स्मोक जो है आपकी नवंबर में स्टार्ट हो जाती है और ये मिड दिसंबर तक जो है ना वो स्मोक रहती है। यानी इसमें पोल्यूटेड पार्टिकल्स जो है ना वो ज्यादा होते हैं। तो पोल्यूटेड पार्टिकल्स ज्यादा होने की वजह से जो है ना ये हमारे पास जो है ना फॉग जो दिसंबर के फर्स्ट वीक में बना करती थी वो उस तरीके से नहीं बन रही। लेकिन जैसे ही नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसा कि अब नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो गया है मुख्तलिफ जगहों पे, मैदानी इलाकों में जिस तरह के गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, खानेवाल, यहाँ पर अब नमी का तनासब बढ़ना शुरू हो गया है, मॉइस्चर आ गया है, नमी आ गई है। तो ये स्मोक काफी हद तक जो है ना फॉग में तब्दील होने जा
जा रही है और आने वाले दिनों में मजीद जो है ना वो फॉग बढ़ेगी। अभी भी आप देखें तो आज भी जो है ना वो आपको खानेवाद, मुल्तान, बहावलपुर, बहावल नगर, इसके अलावा फैसलाबाद में जो है ना वो डेंस फॉग मिली है और कई जगहों पे मोटरवे को बंद करना। बिल्कुल। तो इरफान साहब अब ये बताइएगा, ये जो 19 तारीख की पेशगोई है, बारिशें कहाँ कहाँ होने वाली? देखिए ये जो एक 19 के बाद एक सिलसिला आएगा इस वीकेंड में जो है ना वो शुरू होगा। इसमें ज्यादातर जो इलाके होंगे वो होंगे मगरबी इलाके, जो हमारी जो मगरबी सरहदी इलाके हैं वहां पर जो है ना ये बारिश होगी। इसके अलावा जो बलाई इलाके होंगे, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के इलाके हैं। और इसमें अभी इतना जो है ना पोटेंशियल या इतनी स्ट्रेंथ नहीं लग रही। अगले आने वाले दिनों में मजीद जो है ना इसमें जो है ना वो पता चलेगा कि कितनी स्ट्रेंथ ये गेन करता है। लेकिन अभी फिल वक्त जो है ना ये लग रहा है कि मगरबी इलाकों में ये बारिश करेगा और हमारे जो बलाई होंगे। तो फिर हम तैयारी कर लें कि इस बार जो दिसंबर है वो भीगा भीगा नहीं होगा और दिसंबर में कोई बारिशें नहीं होनी। देखिए जी, अगर आप गौर करें तो पिछले चंद सालों से दिसंबर भीगा भीगा नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए जो दिसंबर है हमारा वो जो नॉर्मल पैटर्न था उससे जरा थोड़ा सा शिफ्ट हुआ। राइट। तो ये बताएं कि फिर मुल्क के मशरक में और जुनूब में यहाँ पर कैसे जो है हालात वाक़यात रहेंगे मौसम के एतबार से? देखिए अभी फिल वक्त अगर हम बात करें रवां हफ्ते में तो आपको धुंध ही नजर आएगी। यहाँ पर आपको ज्यादातर इलाकों में जो है ना वो गहरी धुंध होगी, खास तौर पे सुबह के औकात में, रात के औकात में। तो हम यही लोगों को मशवरा देते हैं कि जिन्होंने सफर करना है वो रात में और सुबह जो है वो सफर ना करें, दिन का वक्त जो है ना वो रखें जिसमें वो सफर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इरफान विर्क साहब हमारे साथ मौजूद थे। मौसम की सूरत हम डिस्कस कर रहे थे और आखिर में जो उन्होंने पैगाम दिया है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने जो अपने ट्रैवलिंग है ना वो आपने खसूसी तौर पर महकमा मौसमियात की जो वेबसाइट है उधर से देख कर फिर ही करनी है, क्योंकि धुंध है अभी भी। मुल्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और एक बारात की जो गाड़ियाँ थी वहाँ पर जानी नुकसान भी होता है। तो खसूसी तौर पर पहले देख लीजिए कि धुंध से रोड क्लियर है तभी ट्रैवल कीजिए और बिला ज़रूरत अभी भी आपको नहीं ज़रूरत कि आप ज़्यादा सफ़र करें और बीमार हो जाए, क्योंकि स्मॉग अभी भी मौजूद है। आप फॉग समझ रहे हैं, वो स्मॉग है और शदीद धुंध की सूरत में रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है और इसी के साथ ही हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। मुलाकात होगी आपसे कल। ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।